वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एनएचएम एमपी में स्टाफ नर्स की डेट है जो अनाउंस हो गई है। तो डेट है जो 24, 25 और 26 मार्च के बीच में रखी गई। इन 3 दिन में एग्जाम होंगे। तो एएनएम, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स के लिए जो पेपर होना है तो उनमें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के लिए सीएचओ और ऑल नर्सिंग एग्जाम्स होने वाले हैं सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ आज से इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करवाई जाएगी जिसमें 50 क्वेश्चन है जो डेली और अल्टरनेट वे में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन तक रहेंगे, जिसमें आपके लिए जिनका भी एनएचएम एमपी के लिए पेपर है या फिर अदर स्टेट के लिए स्टाफ नर्स, सीएचओ और अदर एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग के लिए, तो उनमें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो सीरीज स्टार्ट करवाई जाएगी उसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, तो एएनएम वालों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गायनेक के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ नर्स असिस्ट अ क्लाइंट हु डिलीवर्ड 1 hour ago. The fundus is firm and two finger breathes below the umbilicus and the loggia is bright red. The client complained of having chills. What would the nurse recognize based on this assessment? यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है जिसकी 1 घंटे पहले डिलीवरी हुई है, तो उसका जो फंडस क्या है, फर्म है और 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बलाइकस तक है। साथ ही साथ जो लोचिया है वो क्या है, ब्राइट रेड है। तो क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको चिल्स हो रही है, ठंडी लग रही है। तो उसके बताए हुए जो सिम्टम है और जो आपने चीज़ें असेस की हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही असेसमेंट क्या होगा। ऑप्शन है एन इन्वर्टेड यूट्रस, एक्यूट हेमरेज, नॉर्मल पोस्टपार्टम रिस्पॉन्स, डी है यहाँ पर द अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोवैल्विक शॉक। तो यहाँ पर 1 घंटे पहले डिलीवरी हुई है, फंडस फर्म है, 2 फिंगर ब्रीथ बिलो द अम्बलाइकस है, लोचिया रेड है, चिल्स हो रहा है। तो सभी क्या है, नॉर्मल पोस्टपार्टम रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर आप उस क्लाइंट को क्या कहेंगे और एज अ नर्स आप क्या असेस करेंगे कि ये सभी चीज़ें नॉर्मल है आफ्टर डिलीवरी के 1 घंटे बाद। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी, नॉर्मल पोस्टपार्टम रिस्पॉन्स। आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होगा, यूट्रस कंटिन्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस इन साइज। तो आफ्टर डिलीवरी के बाद यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में आने के लिए कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और साइज क्या होगी, कम होगी। और लोचिया होगा वो आफ्टर डिलीवरी के बाद कैसा रहेगा, रेड रहेगा। चिल्स है जो नॉर्मल रहेगा आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो ये सभी सिम्टम क्या रहेंगे, ये पोस्टपार्टम रिस्पॉन्स के नॉर्मल सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन इज द क्लाइंट मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कोई क्लाइंट है आफ्टर डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन की कंडीशन होती है किसी क्लाइंट को, तो क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन मोस्टली कब होता है। ऑप्शन है विद इन द फर्स्ट 48 आवर, विद इन द फर्स्ट 72 आवर, बाय द 4th और 5th डे एंड ड्यूरिंग द 2nd वीक। तो हमने पढ़ा है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस और पोस्टपार्टम ब्लू, तो ये सभी कंडीशन पोस्टपार्टम का मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद जो कंडीशन डेवलप हो रही हैं। तो सेम थिंग है यहाँ पर, जो डिप्रेशन डेवलप हो रहा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये कब डेवलप होगा। तो जनरली ये कब होता है, होता है बाय द 4th और 5th डे, डिलीवरी के चौथे या फिर 5वें दिन से मूड क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगे। हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण एलिवेट हार्मोन लेवल क्या करेगा, 4th और 5th डे के बाद डिलीवरी के जो लेवल रहेगा हार्मोन्स का वो फ्लक्चुएट होगा या बढ़ेगा, तो जिसके कारण डिप्रेस्ड मूड रहेगा। डिपेंड करता है कोपिंग एबिलिटी पर कि किसकी सहन शक्ति ज़्यादा है, कोपिंग एबिलिटी ज़्यादा है। कोई कोई वुमेन नॉर्मली एक्सपीरियंस करके ठीक भी हो जाती है, बट किसी किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोस्टपार्टम क्लाइंट एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर स्पाइक ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहीट 12 आवर आफ्टर डिलीवरी, व्हाट वुड द नर्स सस्पेक्ट। तो एक पोस्टपार्टम क्लाइंट है, आफ्टर डिलीवरी के बाद का क्लाइंट है, उसका जो टेम्परेचर है कितना हो गया, 101 डिग्री फ़ारेनहीट, तो 38.3 डिग्री सेल्सियस डिलीवरी के 12 घंटे के बाद, आफ्टर 12 आवर ऑफ डिलीवरी। तो एक नर्स है, एज अ नर्स आपको क्या सस्पेक्ट रहेगा कि क्या कंडीशन हुई है। ऑप्शन में इन्फेक्शन, हेमरेज, डिहाइड्रेशन या फिर नॉर्मल रिस्पॉन्स। तो आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो मतलब कि इन्फेक्शन है, परपीरियम सेप्सिस या फिर परपीरियम फीवर है। बट यहाँ पर आफ्टर 12 आवर के बाद ही टेम्परेचर स्पाइक हुआ है, बढ़ा है, मतलब कि कौन सी कंडीशन है, डिहाइड्रेशन के कारण टेम्परेचर बढ़ा है।
फीवर विद इन द फर्स्ट 24 आवर पोस्टमार्टम इंडिकेट डिहाइड्रेशन, मतलब कि डिलीवरी से लेके विद इन 24 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन। यदि आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी के बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो मतलब कि परपीरियल इन्फेक्शन है, बट विद इन 24 आवर है तो डिहाइड्रेशन है। नेक्स्ट इज a client with mastitis is concerned about breastfeeding her newborn infant. Which recommendation should the nurse provide to the client? एक क्लाइंट है जिसको मास्टाइटिस की कंडीशन है, मतलब कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट, तो उसको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसको चिंता हो रही है, तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ें उसको बताएंगी, क्या रिकमेंड करेंगी? ऑप्शन है स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग अंटिल आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटीबायोटिक्स, supplement feeding with formula until the infection resolve, continue to breastfeed because mastitis will not infect the infant, do not use analgesic because they may pass to the newborn through the breast milk। तो यहाँ पर मास्टाइटिस की कंडीशन है, न्यूबॉर्न इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड भी करवाया जा रहा है, तो एज ए नर्स आप क्या बताएंगे कि ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू रखिए, मास्टाइटिस आपके बेबी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। सो हियर इज द राइट आंसर, सी कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड बिकॉज मास्टाइटिस विल नॉट इन्फेक्ट द इन्फेंट, क्योंकि मास्टाइटिस क्या है, इसमें नॉर्मली हो जाता है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा जो ब्रेस्ट में, बट एंटीबायोटिक्स आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, एंटीबायोटिक्स ली जा रही हैं तो आपके बेबी को इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके की सप्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th। A 28-year-old woman has just delivered her first child, a boy weighing 6 lbs and 2 O's. The Apgar score at 1 and 5 minute are 8 and 9. The nurse understand that. तो यहाँ पर एक न्यूबॉर्न जो 28 साल की लेडी है उसने न्यूबॉर्न बॉय को जन्म दिया है, फर्स्ट चाइल्ड को, उसका वेट कितना है 6 lbs एंड 2 O's। अपगार स्कोर 2 बार चेक की जाती है, एक तो होती है एट 1 मिनट और दूसरी होती है 5 मिनट में, तो 1 मिनट में अपगार स्कोर 8 है और 5 मिनट में 9 है। एज अ नर्स आपको क्या चीज़ें समझनी होंगी? ऑप्शन है एन आइसोलेट शुड बी रेडी इन द नर्सरी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इन्फेंट, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेकेंड है द न्यूबॉर्न इज मेकिंग एन ऑप्टिमल ट्रांजिशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, एंड थर्ड द पेरेंट्स विल नीड इमोशनल सपोर्ट टू डील विथ अ लेस देन परफेक्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर अपगार स्कोर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, गुड अपगार स्कोर है, तो उस बच्चे को ना तो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है या फिर अदर ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी, द न्यूबॉर्न इज मेकिंग एन ऑप्टिमल ट्रांजिशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। नेक्स्ट इज when observing a newborn for sign of pathologic jaundice the nurse should be alert for। यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी को आप पैथोलॉजिक जॉइंटिस के लिए असेस कर रहे हैं तो किस साइन को लेके आपको अलर्ट होना होगा? ऑप्शन है मस्कुलर इरिटेबिलिटी एट बर्थ, न्यूरोलॉजिक साइन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर, द अपीयरेंस ऑफ जॉइंटिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर, एंड जॉइंटिस डेवलपिंग बिटवीन द सेकेंड एंड फोर्थ डे ऑफ लाइफ। यदि आप किसी न्यूबॉर्न के लिए पैथोलॉजिक जॉइंटिस के लिए असिस्ट कर रहे हैं, यदि आपको जॉइंटिस के साइन विद इन डिलीवरी के 24 आवर के अंदर देखने को मिलते हैं तो ये अलर्ट साइन रहेंगे। क्यों रहेंगे? तो जो जनरली पैथोलॉजिक जॉइंटिस डेवलप होता है आफ्टर 48 आवर के बाद डेवलप होता है, यदि विद इन 24 आवर के डेवलप होता है तो हीमोलाइटिक डिसीज़ होने के है जो इंडिकेशन है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी द अपीयरेंस ऑफ जॉइंटिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर। यदि डेवलपमेंट ऑफ जॉइंटिस इन द फर्स्ट 24 आवर होता है, यदि जॉइंटिस के साइन आपको डिलीवरी के बाद से लेके 24 घंटों के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब कि उस बेबी को क्या हीमोलाइटिक डिसीज़ हुई है जिसको इमीडिएट मेडिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नॉर्मली जॉइंटिस की कंडीशन होती है बेबीज़ में वो 48 से 72 घंटे के बीच में देखने को मिलेगी, और जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्रेकडाउन है किसका, फीटल आरबीसी का, और जो लिवर की इमेच्योरिटी भी रहेगी जिसके कारण नॉर्मली होगा फिजियोलॉजिकल जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है बेबीज़ में। बट यदि विद इन 24 आवर आपको जॉइंटिस देखने को मिलता है मतलब कि बेबी को कोई हीमोलाइटिक डिसीज़ हुई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A newborn is diagnosed as having Erb's palsy. The nurse is aware that this problem is caused by। यदि कोई न्यूबॉर्न अर्ब पालसी की कंडीशन है उसको, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ब पालसी किसके कारण होती है। ऑप्शन है अ डिसीज एक्वायर्ड इन यूट्रो, एन एक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न,
A tumor arising from muscle tissue and an injury to the brachial plexus during the birth. सभी को पता होना चाहिए कि अर्श पालसी किसके कारण होती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी के कारण। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी, एन इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्यूरिंग द बर्थ। ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी क्यों होगी, एक्सेसिव प्रेशर ड्यूरिंग अ डिफिकल्टी इन डिलीवरी। तो एक्सेसिव प्रेशर के कारण क्या हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी हो सकती है। और इसके लिए यदि ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी को अवॉइड करना है और पालसी को अवॉइड करना है तो फोरसेप्स और ब्रीच डिलीवरी को है जो प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो हर पालसी है किसी भी तरीके की जो जेनेटिक या फिर अदर डिसीज से रिलेट करती हुई नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, अ न्यूबॉर्न असिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड, द नर्स सस्पेक्ट। यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी को एक ग्लूटियल फोल्ड से जो ज़्यादा एसिमेट्रिक वे में है तो एज नर्स आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन है CNS डैमेज, डिस्प्लासिया ऑफ हिप, एन इंग्वाइनल हर्निया, एंड डी है यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज। तो यदि किसी बेबी को असिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड्स ज़्यादा है मतलब कि क्या है, डिस्प्लासिया ऑफ द हिप है, क्योंकि असिमेट्रिकल ग्लूटियल एंड लेग फोल्ड्स किस में रहेंगे, हिप डिस्प्लासिया की कंडीशन में, जो कि ग्लूटियल फोल्ड हैं जो जिस भी साइड में रहेंगे वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, a nurse is assessing a newborn and recognize which of the following is a sign of post maturity। तो एज अ नर्स आप किसी न्यूबॉर्न को असेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट मैच्योरिटी के साइन क्या है, मतलब कि बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। ऑप्शन है स्मूथ सपल स्किन, लॉन्ग ब्रिटल फिंगर नेल, वेल डेवलप्ड आईब्रो, क्रीजेज इन द सोल्स ऑफ द फीट। पोस्ट मैच्योरिटी का जो सबसे बेस्ट साइन है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो है लॉन्ग एंड ब्रिटल फिंगर नेल। जो बेबीज आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर होते हैं उनके जो नेल्स क्या रहेंगे, ब्रिटल फिंगर नेल रहेंगे और नेल्स लंबे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑब्जर्वेशन इज एन 24 आवर ओल्ड न्यूबॉर्न शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। कौन से ऑब्जर्वेशन है जो यदि किसी 24 घंटे पहले किसी बेबी की डिलीवरी हुई है, 24 घंटे ओल्ड न्यूबॉर्न है, तो आपको फिजिशियन को क्या आप सिम्टम देखते हैं इससे तुरंत आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। ऑप्शन है ब्लॉची मोटेल स्किन, पॉजिटिव बेवेंस्की रिफ्लेक्स, ट्रिमर्स एंड स्पाज्म ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज, हाई पिच्ड क्राइंग एंड आर्चिंग ऑफ द बैक। 24 आवर ओल्ड न्यूबॉर्न बेबी है तो आप उसमें ब्लॉची मोटल स्किन भी, बेवेंस्की रिफ्लेक्स भी पॉजिटिव होंगे, ट्रिमर्स भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकते हैं। बट यदि हाई पिच्ड क्राइंग और आर्चिंग ऑफ द बैक है मतलब कि बेबीज के जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये कार्डिनल साइन है। हाई पिच्ड क्राइंग एंड आर्चिंग ऑफ द बैक क्या है, कार्डिनल साइन है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, an abnormal condition in which the umbilicus is inserted through the membrane of placenta is known as। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है तो आपको याद रखना है कि क्या है, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें अम्बलाइकस से क्या रहेगी, एबनॉर्मल तरीके से इंसर्ट रहेगी प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन में। ऑप्शन है बैटलडोर, बेलामेंटस, मार्जिनल, एफडी, नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बताई है जो अम्बलाइकस क्या रहेगी, इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा, तो ये क्या है, ये बेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मली अम्बलाइकल कॉर्ड का इंसर्शन इस तरीके से होगा, बट जो बेलामेंटस में है कहाँ से होगा, प्लेसेंटा से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी कंडीशन है, बेलामेंटस प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर डिटेक्टेड इन द मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और NTD। इनमें से कौन सा मार्कर है जो मदर के ब्लड में डिटेक्ट होगा NTD की कंडीशन में। ऑप्शन है अमीनो एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट, अस्कॉर्बिक एसिड या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन। तो सभी को पता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन यदि है तो जो एनॉमली स्कैनिंग करवाई जाती है उसमें पता चल जाता है। तो यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, बेसिकली प्रेजेंट रहेगा, बट इंडिकेशन क्या रहेंगे, यदि NTD है तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई रहेगा किसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, और लो लेवल रहेगा मतलब कि डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है बेबी को। तो आपको दोनों केस याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि हाई है मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल हाई है तो क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और NTD, लो है तो डाउन सिंड्रोम।
और एनटीडी की कंडीशन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है कंसीव करने के टाइम से, तो फॉलिक एसिड दिया जाता है, जिससे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं बेबीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। तो एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को कंफर्म करने के लिए कि फेलियर रेट क्या है। तो वो इंडेक्स कौन सा है? ऑप्शन है पर्ल इंडेक्स, पॉन्ड्रल, लॉरेंट्स या फिर ब्रोका इंडेक्स। तो जो इंडेक्स यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए वो है पर्ल इंडेक्स। क्या किया जाता है इसमें? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, यदि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ भी की गई बट फेल रही हैं, तो इस तरीके से 100 वुमेन पर है जो इसको ट्रायल किया जाएगा। तो फेलियर रेट किससे पता करेंगे हम? पर्ल इंडेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। लेबर के टाइम पर किसी बेबी के स्कल में एडिमा है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हुआ है स्कैल्प पर, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है कैपेट सक्सीडेनम, मोल्डिंग, क्राउनिंग या फिर सेफेलो हेमेटोमा। लोकलाइज्ड एडिमा है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है स्कैल्प पर बेबी के, स्पेशली ये लेबर के टाइम पर डेवलप हुआ है, तो क्या है? कैपेट सक्सीडेनम। और सेफेलोहेमेटोमा में क्या होता है? ब्लड का कलेक्शन होगा। ये देखिए, कैपेट सक्सीडेनम रिफर्स टू स्वेलिंग और एडिमा ऑफ एन इन्फेंट्स स्कैल्प दैट अपीयर्स एज अ लंप और बम्प ऑन देयर हेड शॉर्टली आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के तुरंत बाद कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा? एडिमा रहेगा हेड में, स्कैल्प में स्वेलिंग रहेगी, तो ये नॉर्मल है। इसके लिए किसी भी तरीके की इंडिकेशन नहीं है कि ब्रेन में, बोन्स में, फिर क्रेनियम में कुछ इंजरी है। सेफेलोहेमाटोमा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन अ बेबीज स्कैल्प एंड द स्कल। स्कल और स्कैल्प के बीच में ब्लड का कलेक्शन होगा। क्यों होगा? जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड का रिलीज कर रही हैं, उनके डैमेज होने के कारण एक कंडीशन हो सकती है। तो ये भी एक कंडीशन भी कब होती है? डिलीवरी या फिर लेबर के टाइम पर। दोनों चीज़ों में डिफरेंट है। कैपेट सक्सीडेनम नॉर्मली कंडीशन हो जाती है, सेफेलोहेमाटोमा में क्या होगा? स्कल्प और स्कल के बीच में ब्लड का कलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट है, मतलब कि एडमिनिस्टर नहीं करवाई जा सकती? ऑप्शन है मीजल्स, वेरिसेला, रूबेला या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर तीनों वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहती हैं, क्योंकि लाइव वैक्सीन है, जिससे बेबीज़ को क्या हो सकता है? इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तीनों वैक्सीन क्या करवानी है? नहीं लगवा सकते प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड। तो प्रेगनेंसी के किस वीक में सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क को स्क्वीज कर सकते हैं? ऑप्शन है 6, 18, 12 या फिर 24 वीक। तो प्रेगनेंसी के 12th वीक से ब्रेस्ट मिल्क से मिल्क को स्क्वीज किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिप इज ऑल्सो नोन एज अम्बलाइकल ग्रिप। तो हमने लियोपोल्ड मैन्यूवर में अलग अलग ग्रिप पढ़ी हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्बलाइकल ग्रिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है फंडल, पाउलिक, लेटरल या फिर पेल्विक ग्रिप। तो अम्बलाइकल ग्रिप का दूसरा नाम क्या है? लेटरल ग्रिप। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? फीटल बैक को कंफर्म करने के लिए मदर के एब्डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी एक्टिविटी ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए किस हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। जो हार्मोन ज़रूरी है वो कौन सा है? वो है एस्ट्रोजन। एफएसएच की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है तो कौन सा हार्मोन भी ज़रूरी है साथ में? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। तो फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सभी को पता है, तो क्या कहलाता है? साल्फिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स लेबर पेन। दो तरीके का लेबर पेन होता है, फॉल्स और ट्रू। तो यहाँ पर फॉल्स लेबर पेन के साइन क्या नहीं है? ऑप्शन में नो इफेक्ट्स ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, रिलीव्ड बाय एनीमा, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, कंटिन्यूस एंड अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ यूट्रस। तो फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है?
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको दूसरा नाम है फॉल्स लेबर पेन का, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्विक्स डायल्टेशन का। एनीमा देने से रिलीव हो जाएगा, मतलब कि जो पेन आपको हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। कंटिन्यूसली है जो नहीं रहेंगे, थोड़े टाइम के बाद अपने आप स्टॉप हो जाएंगे फॉल्स लेबर पेन। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं इसमें वाटर बैग का फॉर्मेशन होगा, ब्लड शो होगा, साथ ही साथ इसमें सर्विक्स डायल्टेशन कंटिन्यूसली होते जाएगा, और जो लेबर पेन आएंगे वो फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, देन धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर। तो गाइज ये थे यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।